आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? आर्ट ज्योमेट्री की हमारी 20वीं कक्षा है, 20वीं 20th क्लास ऑफ ज्योमेट्री। ओके, सो आई हैड थॉट कि शायद 20 क्लास में ख़त्म कर दूंगा, बट नहीं ख़त्म हो पाया। इट टेक्स टाइम, ज्योमेट्री टेक्स टाइम, बट ज़रूरी ये है कि ठीक से पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता करें। बट खैर ठीक है, गुड प्रोग्रेस। सर्कल हम लोग काफ़ी कर चुके हैं ठीक ठाक, एंड सर्कल के बाद वी हैव पॉलीगन्स एंड देन ज्योमेट्री विल बी डन। सो ठीक ठाक है, मतलब अभी लगेगी क्लास, बट ठीक है। आज हम लोग कल हम लोग कुछ प्रश्न कर रहे थे, उन प्रश्नों का सफ़र बढ़ाना है आगे। दो अच्छे से रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको जान के उसके बारे में। और कितने लोग डीपीक्यू लगा रहे हैं डेली? जस्ट आस्किंग, क्या आप डीपीक्यू सॉल्व करते हैं रोज? हाँ जी। आ जाएगी, मतलब आई थिंक अभी टेलीग्राम वापस आ गया है। अगर आज वाली फाइल नहीं गई है तो थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, जो भी लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए समय दे सकते हैं, वो डीपीक्यू की पीडीएफ रोज सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन प्रैक्टिस पार्ट। तो अगर आपका सिलेबस हो गया है ठीक ठाक मात्रा में, तो मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बिकॉज मिक्स प्रैक्टिस से आपको अनंत फायदे होते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आता है, लेट मी टाइप दैट टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लिए। एक बार क्लिक कर लो, लिंक खुल रहा है कि नहीं चेक कर लो। उसको करिए, ऑल्दो वो कोर्स का पार्ट नहीं है, मतलब इट्स ए मिक्स प्रैक्टिस सपोर्ट, फ्री है। यूट्यूब पर मैं सेशंस भी लेता हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन कितना समय आप देखिए, पहली प्रायोरिटी तो बैच है आपकी। इसके अलावा अगर आप एडिशनल टाइम दे सकते हैं, सो देन यू डू दैट, है ना। बैच को कॉम्प्रोमाइज करके वो नहीं करना है, बैच आपका पहला प्रायोरिटी है, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। तो अगर आप अपने समय में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कम से कम बाद में जब ये कोर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस पर भी लाएं प्रैक्टिस। ये जो बेटा हम विराज कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस भी है। देखिए, जितने सवाल हम लोग कोर्स में सॉल्व करते हैं, आप कंपेयर कर लो, कोई नहीं करता है। पहली बात, बैच में मिक्स प्रैक्टिस का स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा। बैच का डिजाइन टॉपिकल है, मिक्स प्रैक्टिस के लिए मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यार वहां से कर लो, उसमें क्या फर्क है। ठीक है, वो है ना सुविधा, मुफ्त है, सब लोग कर सकते हैं, तो उसको प्लस का हिस्सा बनाने की नीड नहीं है। वो प्रोडक्ट मैंने फ्री रखा है, तो आप मिक्स प्रैक्टिस करिए, ठीक है, वहां से करिए, उसमें क्या है। कोर्स का पार्ट मिक्स प्रैक्टिस नहीं है। सुशांत जी का सर क्लास जल्दी छुट्टी दे दिया करिए, ये डिमांड आपकी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि 31 तक मैंने बोल रखा है कि 2-2 घंटे क्लास होगी। और मेरी आज तबीयत खराब थी काफ़ी सुबह से, बट तब भी मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, तीसरी ले रहा हूँ। और इसका सिंपल सा आइडिया है कि देयर इज ए प्लान एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट प्लान इन द नेम ऑफ टेकिंग रेस्ट। तो आपको भी पढ़ना चाहिए। मैं बीमार होकर बोल के पढ़ा रहा हूँ, मुझे बुखार है, गला खराब है, सुबह से 2 क्लास ले चुका हूँ, तीसरी ले रहा हूँ, तो आपको और मन से पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। और थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे तो तुम क्या कर लोगे ऐसा जाके वहां पर बाहर, है? आधे घंटे मैनेज कर लो, 1.5 घंटे की तो वैसे भी क्लास होती है रेगुलर, आधे घंटे और मांग रहा हूँ बस मैं, वो तुम एनी टाइम एनी वे बर्बाद करोगे तुम। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बढ़िया है, क्लास में पढ़ लो। और अगर कुछ जरूरी है बेटा तो आप जा सकते हो, आधे घंटे बाद में देख लेना, ठीक है। आधे घंटे वो बाद में आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। नहीं, आईपीएल देखेगा शायद, ऐसा नहीं है, देखो कुछ होगा, उसका कारण जेन्युइन होगा, हम शायद नहीं जानते हैं, तो वो मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, शुरुआत करते हैं। पहले 2 इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखते हैं, और उस रिजल्ट का नाम है
टॉलमी थ्योरम, इसमें पी साइलेंट है, आई डोंट नो व्हाई दिस साइलेंट शब्दों का अल्फाबेट साइलेंट क्यों होते हैं, आई डोंट नो। तो इसको पढ़ते हैं टॉलमी थ्योरम, बट लिखते ऐसे हैं टॉलमी थ्योरम। नाम में कुछ नहीं रखा है बिकॉज आपको इस नाम से कभी सवाल नहीं आएगा कि बताओ टॉलमी थ्योरम क्या होता है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट क्या होता है। तो ये टॉलमी थ्योरम सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये रिलेटेड होता है किस चीज से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम एक देता है ये, कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए देखते हैं वो परिणाम क्या है। चक्रीय चतुर्भुज के लिए आपको एक सर्कल चाहिए होता है, सर्कल के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये सर्कल के अंदर हमारा एक चतुर्भुज भी बन गया, देखो इसमें हम इसको मार्क कर देते हैं ए बी सी एंड डी। इसको मार्क करने के बाद हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे और बी को डी से ज्वाइन करेंगे। टॉलमी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकालें, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ये जो प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स और उनका सम। तो ए बी को किससे गुणा करेंगे, सी डी से, पी सी को किससे गुणा करेंगे, डी ए से। समझ में आ गया स्टेटमेंट कि विकर्णों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स के जो दो पेयर्स बनेंगे उनको जोड़ के, ठीक है। अब एग्जाम में इस थ्योरम का सीधा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए और 2 विकर्ण। 5 चीजें आपको दे दी जाएंगी, 6वीं चीज पूछ ली जाएगी। समझ रहे हो आप, ए सी बी डी ए बी सी डी बी सी डी ए में से 6 में से 5 चीजें आपको दे दी जाएंगी, एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि स्टैंडर्ड केस है जिसमें टॉलमी थ्योरम का कितना जबरदस्त इस्तेमाल होगा, मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूं और उसको भी आप एक स्टैंडर्ड केस की तरह ही समझेंगे। जैसे लेटर से मैंने कहा आपसे कि आपको मैंने एक सर्कल दिया, इस सर्कल के भीतर मैं कह रहा हूं कि इस सर्कल पर 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी, ए बी सी और डी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप एबीसी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो सवाल में ये भी बोल दिया जाएगा कि अगर आप एबीसी को ही ज्वाइन करो सिर्फ, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, ये भुजाएं तीनों बराबर होंगी, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब आप डी पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे तो आपको एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज दिख जाएगा। इक्विलेटरल होने से आपको पता है ये 60 डिग्री का कोण है, मालूम है, और साइक्लिक की प्रॉपर्टी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये वाला कोण 120 डिग्री होगा, आमने सामने के कोण 180 होते हैं। अब देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंटर क्या है, यहाँ पर आपको टॉलमी थ्योरम क्या बताने वाला है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मैंने एक डायगोनल है ज्वाइन कर दिया इसको, आप कहोगे ये ए है, ये भी ए है और ये भी हमारा ए है, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। जरा टॉलमी थ्योरम लगा के देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर। तो आप वही कहोगे कि भाई ए सी इंटू बी डी जो होगा हमारा दो डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ये होगा हमारा ए बी इंटू सी डी प्लस ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी, करेक्ट है। अब आप कहोगे कि जो आपका ए सी है वो ए के बराबर है, तो ये बनेगा ए इंटू बी डी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू ए है तो ये हो गया ए इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी को जरा गौर से देखिएगा, बी सी भी ए है, ये बनेगा ए इंटू ए डी। क्या ए तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आपको बी डी की वैल्यू मिल रही है सी डी प्लस ए डी, यस। अब यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसे भाषा ये होगी, भाषा आपकी ऐसी होगी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसमें एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो बताओ सीडी प्लस एडी की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन ऐसे दिए होंगे बीडी 2/3 बीडी समथिंग लाइक दैट। तो ये रिजल्ट जो है ये आप ध्यान रख लीजिए, एक लाइन का है और ये टॉलमी थ्योरम का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो सीधा एक सवाल है कि इस तरह से ये प्रश्न आपका हो सकता है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है कि नहीं, समझ में आया सभी को, यस, होप इट मेक सेंस। तो ये दो चीजें हैं जो आज मैं आपको एक फॉर्मूले के तौर पे बताना चाह रहा था। अब सवाल पे चलते हैं, कितने प्रश्न हमने कर लिए थे, कुछ 55-56 हो गए थे शायद, 56 है ना, 56 हो गए थे, ठीक है। 57वां सवाल देखिएगा,
कह रहा है कि आपको कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है जिसके रेडियस दिए हैं 15 और 20 और सेंटर्स 25 सेंटीमीटर दूर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि पहले कॉमन कॉर्ड कैसे बनेगा। ओके, न्यू बैच कब आएगा? बेटा यही बैच ऐसे पढ़ो, इसमें नया बैच क्या करोगे आप अगर लेट आप शुरू कर रहे हो तो आप इसको करिए। अगर आपको 24 का एग्जाम देना है तो आप ये करिए, प्लस पुरानी रिकॉर्डिंग आप प्लस में देख ही सकते हो, है ना। तो अगर मैं कॉमन कॉर्ड की बात करूंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉमन कॉर्ड कैसे बनता है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं और अगर मैं इनको यहां से ज्वाइन कर दूंगा ये, तो ये रेखा हमारी कॉमन कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, ये इन दोनों के सेंटर्स होंगे, इनको सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया, सेंटर्स के बीच की दूरी दी है। यहां से मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं, यहां से मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं। ये रेडियस मुझे दिया है एक का 15, एक का रेडियस मुझे दिया है 20 और ये जो वैल्यू मुझे दी है ये वैल्यू मुझे दी है 25। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट हमेशा देखिएगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल, सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर होता है। अगर मैं इस सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाऊं और फिर मैं यहां से इसको ड्रॉ करूंगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब भी आप कॉमन कॉर्ड निकालोगे तो आपका फोकस होता है कि ये वाली लेंथ मेरी निकल जाए। अब अगर ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये निकलेगी तो इसका दुगना करने से कॉमन कॉर्ड की लेंथ आती है। आप हमेशा ये चेक करिए कि ये ट्राइंगल मेरा क्या कोई स्पेशल ट्राइंगल है। जैसे हमने एक केस दिखा हुआ है जिसमें ये सेंटर से पास होते हैं सर्कल्स, तो अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता था, तो वहां से वो √3a आपका बन जाता है कॉमन कॉर्ड की लेंथ, हमने पढ़ा था। यहां पर अगर ये राइट एंगल है तो इसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि राइट एंगल है या नहीं ये वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप कहोगे 15, 20, 25 राइट एंगल है। क्यों है? क्योंकि 15, 20, 25 का अगर भुजाओं का अनुपात में निकालूंगा तो ये 3, 4, 5 का निकलेगा और 3, 4, 5 से राइट एंगल बन गया। राइट एंगल अगर बन गया तो ये जो लेंथ है एच लेंथ, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, ए बी बाई सी होता है, याद है? यानी परपेंडिकुलर भुजाओं का प्रोडक्ट 15 इंटू 20/25 ये होता है, याद है आपको कि नहीं? तो यहां से आप काटिए इसको, 5 हम 25, 5 3 15, ये वैल्यू हो गई 60/5 और 60/5 फर्दर कटेगा तो एक तरह से आप देखेंगे वैल्यू आपकी बाहर आ जाएगी 12। अगर ये 12 आ गई तो जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, वो क्या होगी? 2h के बराबर होगी। और 2h आपका यहाँ किसके बराबर है? 12 दूना 24 के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर नहीं हुआ राइट एंगल तो? अगर राइट एंगल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। मान लिया राइट एंगल नहीं बनता है, एक जनरल केस पकड़ते हैं जिसमें राइट एंगल नहीं है। उस केस में जरा एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। इसी सवाल को लूंगा, डेटा बस थोड़ा सा बदलूंगा मैं। राइट, जैसे मैंने कहा ये सर्कल है, लेटेस्ट से मैंने कहा ये 10 के बराबर है और ये 12 के बराबर है और ये वैल्यू 14 के बराबर है। यहां आपको दिखेगा कि राइट एंगल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 5, 6 और 7 का रेशियो राइट एंगल नहीं होता है अगर रेशियो लेंगे तो। अब अगर मुझे कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा? तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूं मैं? अगर मुझे एक त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो मैं h की वैल्यू को कैसे निकालूंगा? आप कहोगे कि इसके एरिया को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, हाफ इंटू 14 इंटू एच, ये एक तरह से एरिया लिखा जा सकता है। और एक एरिया आप लिख सकते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला से। हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल के बराबर करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी होगी तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगी? 2h के बराबर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है तो आसान है, नहीं बनेगा तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में वक्त देना पड़ेगा। जैसे सवाल में हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो आप, तो 5, 6, 7 का एरिया निकालेंगे, सिमिलरिटी से पढ़ा चुका हूं आपको। फिर क्या करेंगे? उसी एरिया को 4 गुना कर देंगे तो 10, 12, 14 का एरिया आ जाएगा। 5, 6, 7 में सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा? आप कहोगे 18 बनता है, 18/2 9 बनता है। तो अगर मैं एरिया लिखने जाऊंगा तो ये बनेगा रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा बन जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई? देखो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 6√6। तो जो एरिया इसका होगा, क्योंकि भुजाएं दो दो गुना है यहाँ पर, 24√6 होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ इंटू 14 इंटू एच। यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 7 14, h की वैल्यू आ जाएगी 24√6/7। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो हो गई वो हो गई 48√6/7। ये इसका एक तरीका है, वन ऑफ द वे, कि हम एरिया निकाल लें और एरिया निकाल के h की वैल्यू निकाल लें, एक तरीका है।
दूसरा तरीका इसको करने का ये हो सकता है कि हम कहें कि भाई ये वैल्यू मेरी x है, राइट? तो ये वैल्यू नेचुरली आपकी 14 माइनस एक्स हो जाएगी। अब मैं h को इक्वलाइज कर दूं पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगले पेज में लिखूंगा। h स्क्वायर को एक बार मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार मैं लिख सकता हूं यही चीज 12 स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और घबराएं नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 196 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा 28x की वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे। एक मिनट, माइनस 196 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x, ठीक है। तो 28x की वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो 100 तो यहां आई है, यहां से भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, 52 और आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 152/28 हो गई। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 3 12, 4 8 32, 38/7 x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर 38/7 आ गई तो h की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, फिर से यहां जाएंगे, कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तरीका यहां थोड़ा लंबा जा रहा है अगर आप देखें तो, बट ये भी एक तरीका है। वी कैन नॉट डिनाई कि दिस इज नॉट ए मेथड, इट इज ए मेथड, बट ये लंबा है। अगर आप हेरॉन्स यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ज्यादा सरल पड़ रहा है आपको। ये 49 हो गया, ये 4900 बनेगा माइनस 38 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोई बताएगा मुझे? 38 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1444 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हो गई 4900 में मुझे 1444 घटाना है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3456/49, राइट? अगर आप घटाएंगे इसको तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, h की वैल्यू। अब नेचुरली इसमें से बहुत कुछ बाहर आएगा, बट ये लंबा हो रहा है। अगर आप देखें खुद ही तो हेरॉन्स वाज डेफिनेटली बेटर मेथड। ऐसा नहीं कि हमेशा लंबा होगा, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये कई बार छोटा बनेगा जब x की वैल्यू इंटीजर आएगी। x की वैल्यू जब इंटीजर आएगी तो छोटा बनेगा, ऐसा नहीं है। इवन कई बार ऐसा होगा कि ऑल्दो ये बड़ा वाला ट्राइंगल पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनेगा, लेकिन जब आप परपेंडिकुलर डालोगे और गेस करने की कोशिश करोगे कि 14 को कैसे मैं 2 हिस्से में तोड़ दूं, कई बार दिख जाएगा तुमको। जैसे लेट्स से यहाँ 17 लिखा हुआ है तो हिंट मिलेगी 5 12 17 हो सकता है। यहाँ मान लिया 13 लिखा है तो आपको हिंट मिलेगी यहाँ शायद 12 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो उस तरीके से कई बार गेस हो जाएंगी वैल्यूज, राइट? नहीं होंगी तो हेरॉन्स बेटर है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये प्रोसेस है जहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लेना है तो मशक्कत बहुत है। 7 तो बाहर आ जाएगी, लेकिन अभी काम नहीं बना, अभी देखना है कि कौन सा फैक्टर यहाँ से बाहर आएगा। दैट्स अनदर सेट ऑफ वर्क, बट पॉसिबल है करना। बट इस केस में इट्स वेरी लेंदी, बट मैथमेटिकली यस दिस इज आल्सो वन ऑफ द अप्रोच, जो कि लंबा है। और आपने देख लिया क्यों लंबा है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन आएगी जो कि शुरू में आपको पता नहीं है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन हेरॉन्स में ये मुश्किलात नहीं है, वहाँ एच की वैल्यू हम सीधे लिख पा रहे हैं और बड़ी आसानी से लिख पा रहे हैं। दूसरा फायदा हेरॉन्स में क्या हो रहा है कि हेरॉन्स में जो रूट के अंदर वैल्यूज लिखी जाती हैं वो ऑलरेडी 4 हिस्सों में होती हैं। यहाँ प्रॉब्लम तुम्हें क्या आ रही है पता है, यहाँ वैल्यू कंबाइंड लिखी है, अब तुम्हें इसके स्क्वायर रूट में देखना है क्या बाहर आएगा। हेरॉन्स में बेनिफिट क्या है कि रूट के अंदर वैल्यू बाइफरकेट करके लिखी रहती है तो बाहर निकालना आसान होता है। इसको 6 रूट 6 लिख देना बहुत आसान था, लेकिन वही काम यही करने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी भी हेरॉन्स में कम है रिलेटिवली, बिकॉज हमें अल्टीमेटली रूट से वैल्यूज बाहर निकालनी है। तो या तो परफेक्ट स्क्वायर बने इतना जबरदस्त, वो तब बनेगा जब कुछ ट्रिपलेट वाली सिचुएशन होगी, जो कि यहाँ पर है नहीं। 576 इंटू 6 है वो ठीक है, तो क्लियर है क्योंकि 24 बाहर आना है, बट उसके लिए मशक्कत है ना, ऐसे थोड़ा ना पता चल रहा है आपको, ठीक है? ये मिलेगा तो यही ऑब्वियसली सेम वैल्यू मिलेगी जो यहाँ मिली है आपको, इसमें कुछ अलग तो आना ही नहीं है, बट वो मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। एनीवे तो ये हो गया आपका कि ट्रिपलेट बनेगा नहीं बनेगा, राइट एंगल है या नहीं, ये कॉमन कॉर्ड के केस में। ओके, सो लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 58। कॉर्ड्स PQ एंड RS ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर O है वो x पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। RX QS XQ इनकी लंबाइयां दी हैं मुझे, हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। जरा इस सवाल को आप सभी सॉल्व करें प्लीज, क्योंकि मैंने कल कुछ फॉर्मूला आपको बताया था। हाँ जी प्लीज सभी लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताएं, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं कल ही आपको बता चुका हूं, आपको बस सॉल्व करना है। क्या उस फॉर्मूले से सवाल होगा?
या उस बगैर फॉर्मूले के सवाल हो जाएगा? जरा दिमाग लगाओ। तो ये अभी क्लास में कंटेंट पढ़िए बेटा, कौन सा टॉपिक कब शुरू होगा। आपका सवाल वैलिड है, बट इसको क्लास के अंत में भी हम डील कर सकते हैं ना। एक कोई आईपीएल के बारे में बोल रहा है पंकज जी, ये दर्शा रहा है कि आपके दिमाग में आईपीएल ने काफी स्पेस ले रखी है। हाँ जी, सवाल देखते हैं पहले। निकाला आप लोगों ने सवाल को? डी, कितने लोगों ने डी आएगा? डी गलत है। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। सेंटर ओ है, इंटरसेक्शन राइट एंगल पे हो रहा है 90 डिग्री। देखिएगा, मैं कह रहा हूं पी क्यू आर एस इंटरसेक्शन एक्स। आर एक्स की वैल्यू मुझे दी है 4, आर एक्स की वैल्यू 4 दी है, तो नेचुरली जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें थोड़ा उल्टा बनाया है फिर तो, क्योंकि आर यहां होना चाहिए, एस यहां होना चाहिए। आर एक्स 4 है, एक्स एस 12 है, और एक्स क्यू हमारा 6 सेंटीमीटर हमको दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा उल्टा बना लो, राइट। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि एक्स पी की वैल्यू क्या होगी? 12 छंग 72, 12 चौके 48, 6 48, ये 8 होगा, क्योंकि हम यही लगाएंगे एस एक्स इंटू एक्स आर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स पी। ये वैल्यू हो गई 6 इंटू 8, ये हो गया 12 इंटू, 8 तो निकालना है नहीं, एक्सपी। एक्सपी बेसिकली मैंने ऐसे निकाला है 12 छंग 72 बटे क्यू एक्स की वैल्यू मुझे दी थी, एक मिनट, 12, ये 4 था सॉरी, तो एक्सपी की वैल्यू मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करी, 12 चौके 48 बटे 6, 8 के बराबर, तो वही मैंने 8 यहाँ लिख दिया। अब सवाल में देखिएगा, इसका सेंटर क्या है? ओ है। मैंने क्या आपको बताया था कल कि अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आप रेडियस लिख सकते हैं? वो फॉर्मूला आपने लगाया, कोई बात नहीं, अभी हम बिना फॉर्मूले के करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कि जब सारा डेटा पता है तो क्या बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं? एबीसीडी के टर्म में तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फिर प्रूफ करना हो जाता। यहाँ सारा डेटा पता है, लेट्स ट्राई। अब आप क्या कहोगे कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पे, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया तो ये पूरी लेंथ 14 की है, तो ये इतनी लेंथ 7 की हो जाएगी। क्या यहां से यहां तक की लेंथ भी 7 की हो जाएगी? तो क्या ये लेंथ 1 हो जाएगा? ऐसे यहां तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पूरा 12 6 18 है, तो ये 9 हो जाएगा, और यहां से यहां तक 9 होगा, तो ये 6 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। क्या इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे और हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी? क्या मिली रेडियस की वैल्यू? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मिली कि नहीं मिली? थिंक अबाउट इट, सही बोल रहा हूं कि नहीं? बट क्या ये रेडियस है? ये रेडियस नहीं है, रेडियस इधर है, काम ही करना है बट इधर करना पड़ेगा, ठीक। ये एक है, रेडियस इधर है। ओ से हमें उधर जाना पड़ेगा, देन वी विल गेट द रेडियस, या फिर हम इसको यहां से ज्वाइन कर दें, क्या मुझे रेडियस मिल जाएगा? आप कहोगे यस। बट मैं फिर से एक सवाल कर रहा हूं आपसे कि दोनों चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रेडियस की वैल्यू क्या सेम मिल पा रही है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर ओ को मैंने सेंटर लिया, दोनों से अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है? एक जगह 81 प्लस 1 82 आएगा रूट में, एक जगह 9 प्लस 49 आएगा। आखिर ये वैल्यू मैच क्यों नहीं कर रही है? कुछ तो गड़बड़ी है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ध्यान से देखिए।
नहीं नहीं, यहाँ स्केलिंग का मामला नहीं है, ओ सेंटर दिया हुआ है सवाल में, दिया है कि नहीं दिया है, और बाकी जो चीजें उन्होंने बोली थी आप उसी चीज को तो अप्लाई कर रहे हो। मैं वापस ले जाता हूं आपको, समझने की कोशिश करो। चीजों में ना थोड़ा गलती, बस मैंने डेटा लिखने में तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। ये टोटल वैल्यू 12 4 16 है, और 12 4 16 होने से ये 8 के बराबर है, राइट। 8 और 8, और 8 और 8 होने से ये वैल्यू आपकी 8 बनेगी, यहां से यहां 8 होगा तो ये 4 होगा। अब आपका सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। आप यहां से निकाल लो, आप यहां से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, you'll get the same आंसर। ये वैल्यू √65 के बराबर आएगी, √65 के बराबर आएगा, 49 + 16, इट कैन नॉट बी डिफरेंट। तो जब आपको रेडियस √65 मिल गया तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 65 पाई। अच्छा, अब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था जरा उसको भी टेस्ट कर लो। याद है वो फॉर्मूला? a² + b² + c² + d²। क्या लिखोगे आप कहोगे 12 स्क्वायर प्लस आप लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस आप लिखोगे 6 स्क्वायर प्लस आप लिखोगे 8 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है किसी को कि हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला किया था? राइट, बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस। तो यहां से अगर आप रेडियस निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 144 और 16 160, और ये हो जाएगा आपका 260। ये दो अंदर जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √65। दो अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, और आपका सीधा आंसर आ गया। तो फॉर्मूलों को याद रखने का कुछ फायदा होता है, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डाल दिया आंसर आ गया, इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली। बट मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब डेटा सारा दिया होता है तो बगैर फॉर्मूले के भी काम चल सकता है, आपके बेसिक से सवाल हो जाते हैं। बट नोइंग फॉर्मूला सेव्स योर टाइम। उतनी जगलिंग क्यों करनी है कि परपेंडिकुलर डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना नहीं करना है। आप फॉर्मूला बस तमीज से याद रखो, सही से याद रखो, तो आपकी आर की वैल्यू आ गई, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट। समझ में आएगी नहीं? यूज द फॉर्मूला हियर। वी कैन डू द क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला बट दैट विल टेक टाइम। हो जाएगा, लेकिन सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो आसान पड़ेगा। 59वां सवाल देखिए, एक चित्र दिया हुआ है, पी क्यू टेंजेंट है, पी आर आर वी एस वी का अनुपात दिया है 2:1:1। टीवी की वैल्यू मुझे 6 दी हुई है, बी यू की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है, पी क्यू निकालना है। अच्छा, जो रेशियो दिया है 2:1, तो इसको मैं 2x लिख लेता हूँ, इसको मैं x लिख लेता हूँ, इसको भी मैं x लिख लेता हूँ। यहां से अगर आप गौर से देखो तो एस वी का प्रोडक्ट वी आर से वही होगा जो टीवी का प्रोडक्ट वी यू से है। इन अदर वर्ड्स में कहूंगा कि आपके x² की जो वैल्यू है वो 18 के बराबर आ गई। अब x मत निकालना, x² ठीक है, क्योंकि अगला जो मैं लगाने जा रहा हूं P पॉइंट से वो बनेगा PQ² इज इक्वल टू PR इंटू PS। PR इज 2x, PS इज 4x, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 8x²। हुई? अब जरा देखिएगा, यहां से आपको PQ² लिखना है तो 18 8 144 हो जाएगा, तो PQ की वैल्यू 12 होगी, 12। ठीक है, PQ आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना? यस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखने में थोड़ा अजीब सा डायग्राम लग रहा है पर घबराओ नहीं। PQ हमारा 6 है, RS हमारा 2.5 है, आपसे RQ की वैल्यू पूछी जा रही है, पूरी वैल्यू। ठीक है, डायग्राम स्केल्ड नहीं है, ये 6 और 2.5 की जो लेंथ है लगभग बराबर दिखाई गई है, तो आप कुछ अनुमान ना लगाएं अपने मन से, सॉल्व करते हैं। RX की जो लेंथ है इसको x मान लो, इसकी लेंथ को y मान लो, क्योंकि मैं एक बार Q पॉइंट से कंसीडर करूंगा, इस सर्कल पर एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, तो जहां पर मैं QX इंटू QR यूज करूंगा। फिर मैं इस पॉइंट से इस वाले सर्कल पर RS टेंजेंट है, और फिर सीकेंट क्या है? RX इंटू RQ। मजेदार बात यहां से ये बनने वाली है कि मैं जब ये लिखूंगा कि QP² विल बी इक्वल टू QX इंटू QR, तो आप QP² को क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर, QX को लिखेंगे y, और यहां पर आप लिखेंगे y + x। फिर आप दूसरी जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या लिखेंगे कि RS का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू RX इंटू RQ। RX है x, ये है आपका x + y। गोविंद कह रहे हैं PQ बराबर RS। कैसी बकवास बातें कर रहे हो गोविंद यार,
सवाल में क्या दिया है, पी क्यू 6 है, आर एस 2.5 है, आप कह रहे हो पी क्यू आर एस बराबर है, मतलब तुम सवाल का ही गला काट दे रहे हो, बवाल हो जाएगा ऐसे तो। दो जो इक्वेशंस हैं 1 और 2, इनको हम जोड़ देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो एक और ब्रैकेट में x प्लस वाई आ जाएगा, तो ये वैल्यू x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं ये वैल्यू आर क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो आप इसको एक, अगर ये डायग्राम ध्यान रख पाए तो एक रिजल्ट है कि पी क्यू स्क्वायर ये दो, एक टेंजेंट है, आर एस स्क्वायर दूसरा टेंजेंट है, और ये जो आर क्यू का स्क्वायर है उसको मैं क्यू आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, उसके बराबर होता है। तो ये एक रिजल्ट के तौर पे, या सवाल भी इन्हीं की भाषा में भी पूछा जा सकता है, पी क्यू आर एस क्यू आर की भाषा में, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यूज दी जाएंगी, हो सकता है ये डायग्राम बना दे और बोले बताओ कौन सा रिजल्ट करेक्ट होगा। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर यहाँ क्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब सवाल आसान है आपके लिए, जो मुझे क्यू आर निकालना है ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 36, ये बनेगा 6.25, 42.25, 6.5 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपकी 6.5 के बराबर आ गई। ओके, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 6.5। एक दूसरा तरीका भी देखने का था कि ये 6.5 कैसे आएगा। अगर मैं इस 6 को 12 मान लूं और इस 2.5 को मैं 5 मान लूं, मतलब दो गुना मान लूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका रिजल्ट 13 स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट निकालोगे 13 आएगा, अगर ये आधे आधे होंगे तो रिजल्ट भी मेरा आधा होगा, 6.5। जैसे पाइथागोरस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ट्रिपलेट का इस्तेमाल यहाँ भी हो सकता है। 6 और 2.5 का डबल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 और 5, 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का सम 13 स्क्वायर, यानी रूट 13, 13 के बराबर आ जाएगा। अब अगर अंदर की वैल्यूज आधी आधी होंगी तो जो रिजल्ट आए वो भी आधा कर दो, तो 6.5 आपका हो गया। थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि 42.25 का स्क्वायर रूट निकालने में भी आपका थोड़ा सा वक्त जाएगा। डेसिमल वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करके आप थोड़ा जल्दी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आप हर वैल्यू को दोगुना कर दो, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको आधा कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी, है ना। 61वां सवाल देखिए, पी क्यू और आर एस कॉर्ड 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपका पी एस 32 है, आपका आर क्यू 24 के बराबर है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका एरिया। इसको भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जरा याद करिए फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला होता है, आपको याद हो कि रेडियस यहां पर निकल जाता है आपका ऐसे, पी एस स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बाई 2। तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी। अब देखो मैं 32 और 24 को ऐसे देखूंगा, 8 चौके 32, 8 तिरिक 24, तो 8 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, और अंदर बनेगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 इंटू 5 20, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, 5 बाहर आ जाएगा। रेडियस अगर 20 हो गया तो एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई आर स्क्वायर हमारा यहाँ 400 पाई होगा, और 400 पाई मुझे ऑप्शन ए दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। फॉर्मूले याद होंगे तो ये सवाल आपसे तुरंत निकलेंगे, नहीं याद होंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। 62वां प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो डायग्राम है एक स्टैंडर्ड डायग्राम की तरह हमें ध्यान रखना होगा। तो पहले मैं इस डायग्राम को अलग से समझाता हूँ, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम है। और इस डायग्राम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए डायग्राम क्या है कि हम इसके भीतर एक ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं, राइट। ठीक है, थोड़ा इधर बना लो, ऐसा कर लेते हैं। फिर लाइन आपकी एक्सटेंडेड है, आपने देखा होगा, और यहां से कुछ ऐसा है। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है, इसलिए डायग्राम को थोड़ा सा और मुझे तमीज से बनाना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन जो है ना, ये टेंजेंट है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। यहां पर इन्होंने बात लिखी नहीं है, बट यहां पर ए बी जो हमारा टेंजेंट है, ये आप ऐड कर लो, क्योंकि ए बी अगर टेंजेंट नहीं होगा तो ये सवाल फिर नहीं सॉल्व होगा।
आपको भी समझ में आएगा क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं इतने कन्विक्शन के साथ, क्योंकि ये सवाल सिमिलैरिटी पे बेस्ड होता है। और क्यों होता है अभी समझ में आएगा। अगर मैं टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का ये एंगल थीटा बोलूंगा तो आपको पता है ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखिए मैं अगर बोलूं इसको ए है, इसको बी बोलूंगा, इसको सी बोलूंगा और इसको डी बोलूंगा। अब होगा क्या कि यहां एक बहुत क्लियर सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। एक त्रिभुज में लिख रहा हूं और वो है ए बी डी, थीटा वाला कोण, फिर बी कोण, फिर डी कोण। एक दूसरा त्रिभुज में लिखने जा रहा हूं, थीटा वाला कोण बी, फिर सी और फिर डी। ये सिमिलर क्यों है समझ में आ रहा है आपको? क्यों है? क्योंकि दो कोण बराबर हो गए। आपका एंगल ए थीटा है, दोनों में है, यहां भी थीटा है और यहां पर ये बी वाला थीटा है, और डी कोण के एग्जैक्टली बराबर है, ये वाला पोर्शन है। यहां बी और बी बराबर नहीं है, ए थीटा है, यहां बी वाला थीटा है, और डी बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद तो आपको सब कुछ पता है कि ए बी का रेशियो जो बी डी से होगा वही बी सी का रेशियो सी डी से होगा, काइंड ऑफ। बट ये सिमिलैरिटी तभी होगी जब ये टेंजेंट होगा और आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा पाएंगे। अगर ये कोई जनरल लाइन हो जाएगी तो ये इक्वल नहीं होंगे फिर, और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, फिर आपसे सवाल नहीं होगा। इसलिए इस केस में ये लाइन टेंजेंट दिया होना आवश्यक है कि ए भी एक टेंजेंट है। दिख भी रहा है, महसूस हो रहा है, बट ये इनको लिखना चाहिए अलग से। अब जरा इस सवाल को पढ़ते हैं। अब जैसे आप देखना कभी भी तो आपको समझ में आ गया कि ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां अगर मैं उसी टर्म को यूज करूंगा तो मैं कहूंगा ए बी सी ट्राइंगल है एक मेरे पास, इज सिमिलर टू ए डी बी ट्राइंगल। यस और नो? ये सिमिलैरिटी हो गई। अब आप कहोगे ए बी की वैल्यू 24 है, सी डी की वैल्यू 14 है, आपका पेरीमीटर ए बी सी का 54 है, कहां एडीसी होगा? ये क्यों? कैसी बातें कर रहे हो तुम? एडीसी कौन सा ट्रायंगल बना रहा है अभिनव? पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। एडीसी एक स्ट्रेट लाइन है यार, रट लेते हो क्या इधर कि उधर कुछ लिखा था वही सेम इधर लिखूंगा? यहाँ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। थीटा थीटा लिख के फिर मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। समझिएगा, ए बी 24 हो गई। अब इस सवाल कैसे होगा देखो, सबसे पहले जो एक प्रॉपर्टी है कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी इंटू ए डी के बराबर होगी, ये प्रॉपर्टी आती है आपको। सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 24 का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू 14 प्लस ए सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? बट आपको कुछ और भी पता है जिसका इस्तेमाल अभी किया नहीं मैंने। देखो क्या कुछ और भी है या हमें ऐसे ही एसी को निकालना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, मैंने जो लिखा था तो एसी को एक्स मान लो थोड़ा। तीसरी जो जानकारी है देखो, एबीसी का पेरीमीटर 54 है, उसका इस्तेमाल हम अभी नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल हमें बाद में ही करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी तो लगानी है। आप देखो क्या सिमिलैरिटी से आप वो वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं। देखो दो चीजें हैं हमारे पास, मैं फिर से समझाता हूं। मैं एसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो मैंने लिखा उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, एसी निकल जाएगा, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब दूसरी चीज आप ये सोच सकते हो कि क्या पहले ही सिमिलैरिटी लगा के मैं कोई और साइड निकाल सकता हूं जिससे मुझे एसी किसी और तरीके से मिल जाए, ये मैं समझा रहा हूं। तो जो पेरीमीटर वाला डेटा है वो डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे ये अभी एसी पता नहीं है, राइट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि चलो कोशिश करते हैं कि सिमिलैरिटी लगा सकते हैं क्या शुरू में ही। लेट्स सी मुझे क्या पता है, मुझे ए भी पता है यहां पर, यस कि नहीं? मुझे यहां ए भी पता है, मुझे यहां भी ए भी पता है, एक जगह मुझे सी डी पता है, बट उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि सी डी डायरेक्टली उस इक्वेशन का पार्ट है नहीं। तो एनीवे एसी यहीं से निकाल लेते हैं। 24 का स्क्वायर है, वहां भी वेरिएबल से ही निकलेगा, मैं उस पर आ जाता हूं। जैसे आपने कहा, मान लिया कि ए बी मुझे पता है। अगर मुझे ए बी पता है तो मैं क्या लिखूंगा जरा समझाता हूं। इस ट्राइंगल में आओ और लिखो ए बी, मैंने यहां ए बी लिख दिया। फिर इस ट्राइंगल में मैं जाके बोलूंगा कि मुझे एसी की वैल्यू मान लिया लिखनी है, ए बी बटा एसी, तो एसी एक्स है। फिर इधर जाओ, यहां आओ दूसरे वाले ट्राइंगल में, जो यहां ए बी है वो वहां ए डी है, तो यहां बनेगा आपका 14 प्लस एक्स। देख लो यहां भी वही सेम इक्वेशन बनेगी।
इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ध्यान से देखें, ये 24 है, 14 प्लस एक्स बनेगा और यहाँ 24 आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ AC है वो यहाँ AB है। तो यहाँ भी बात वही बन गई, मुझे एक्स स्क्वायर से डील करना पड़ रहा है, चाहे आप ये प्रॉपर्टी लगा लेते तो भी यही मिलता। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 576 इज इक्वल टू 14x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 576 बराबर 0। अब जरा फैक्टराइज करके देखिए कि 24 इंटू 24 से मुझे 14 कैसे मिलेगा। थिंक अबाउट इट। जो 24 इंटू 24 है, इसका कौन सा कॉम्बिनेशन में यूज करूं कि मुझे 14 मिल जाए, 14, एंड दैट टू सम। बताइए मुझे दिख रहा है, आपको देखना है, बस फैक्टर करने में बहुत तेज हूं मैं। क्लास 9 से ही एक ही चीज आती थी, क्लास 9 में फैक्टराइजेशन। टीचर मुझसे परेशान रहते थे, कोई भी फैक्टराइजेशन दे दो ऐसे निकालता था। ठीक है, इसी चीज में मजा आ जाता बस मुझे। बताओ, खोजो फैक्टराइजेशन जरा। 12 और 2 कैसे बनेगा? अभी ना तुम कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो यार? 12 और 2 का प्रोडक्ट 24 होता है और 576 तुम्हारे पास है उधर। 5वीं क्लास के बच्चे की तरह बिहेव मत करो कि तुम्हें कुछ बिल्कुल नहीं आता है। तुम 14 को 12 और 2 लिख रहे हो बस, 576 से कोई लेना देना ही नहीं तुम्हारा। वो बेचारा रो रहा है उधर कोने में कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये 32 इंटू 18 बनेगा। 32 इंटू 18 में आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। अगर मैं इसको 8 चौके 32 बना दूं तो यहाँ 2 बच जाएगा, 3 दूनी 6 18 हो जाएगा, 32 इंटू 18। तो मैं कहूंगा ये 32 है और ये 18 है। 32 को प्लस में लूंगा, 18 को माइनस में लूंगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू प्लस 18 आएगी, क्योंकि माइनस 32 मुझे लेना नहीं है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इसके आगे एक और माइनस लगाते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो पॉजिटिव एक एक्स की वैल्यू 18 ही मिलेगी और मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो एक्स मेरा 18 आ गया। अब गौर से देखिएगा, अगर एक्स 18 आ गया तो 24 18 कितना होता है, 42। ये वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको एबीसी का पेरीमीटर दिया हुआ था, तो यहां मैंने 12 लिख दिया। अब आपको अगर एडीबी का पेरीमीटर निकालना है तो आपको बीडी निकालना है, और बीडी अब सरलता से निकल जाएगा। आप यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। बीडी कैसे निकलेगा इससे, तो आप कहोगे देखो ए बी बटा ए सी लिखेंगे, ये बनेगा ए डी बटा, क्या निकालना है मुझे, बी डी। एक मिनट, ए बी बटा बी सी लिखो, ए बी को बी सी लिखो क्योंकि मुझे डी बी चाहिए। ये हो गया, ए बी हो गया 24, बी सी हो गया 12, ए डी हमारा हो गया 32 और डी बी यहां से निकल जाएगा। डी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 16। 12 दूना 24, 16 दूना 32, डी बी 16 आ गया, यहाँ 16 लिख लो। अब जो पेरीमीटर मुझे निकालना है जिस त्रिभुज का, वो कैसे निकलेगा, कैन यू टेल मी दैट? जोड़ लेते हैं सब, 32 प्लस 24 प्लस 16, 72 हो गया। बट इसको देखने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका है कि करस्पॉन्डिंग साइड देख लें। जैसे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें थीटा के अपोजिट 24 है, और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें थीटा के अपोजिट 18 है। देख लो, तो बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 4:3 का बनेगा। बड़े वाले ट्राइंगल में जो 4 है, छोटे वाले ट्राइंगल में 3 है। बड़े वाले ट्राइंगल में जो 4 है वो छोटे वाले ट्राइंगल में 3 है। तो अगर पेरीमीटर इसका 54 है तो यहाँ क्या होगा, 72 होगा। 3 इंटू 18 तो 4 इंटू 18, क्योंकि पेरीमीटर रेशियो भी मेंटेन करेगा ना, आपको ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे स्केल फैक्टर यूज करिए ना। अगर आप स्केल फैक्टर यूज करेंगे तो आपको सीधे उत्तर मिल जाएगा बिना किसी खास समस्या के। ठीक है, यस, मेक सेंस। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। PQ PR ST 3 सेगमेंट है। गब्बर साहब, आपके प्रश्नों का जब सवाल में इंटरेस्ट नहीं आता है तभी ऐसे सवाल पूछते हो आप। आपको अभी की क्लास से आपको इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो आपने पहले क्या सवाल पूछा कि ये बैच 2024 के लिए है कि 2025 के लिए है। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको आपके दिमाग का आईना दिखा रहा हूं। मैंने सवाल पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर आप अब क्या पूछ रहे हो कि संडे को भी क्लास क्या है क्या? आप मुझे बताओ, ये भटके हुए दिमाग की निशानी है या नहीं है? मन में अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो उनको रोक लिया करिए, ताकि कम से कम कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का टाइम वेस्ट ना हो। मन में आए हर विचार को नहीं निकालना होता है। थोड़ा सा तो जीवन में ये बातें सीखिए कि अभी जो पढ़ा रहे हैं सर वो पढ़ते हैं, मन में आया उसको जाने दो। हमारा मन हमेशा भूतकाल या भविष्यकाल में रहता है, ठीक है, वर्तमान में रहता ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में तुम रह सकते हो। जब वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करे
तो आप कहो चलो सवाल पढ़ते हैं 63 नंबर का, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू 7.5 है, नहीं पी आर की वैल्यू 7.5 है, ये पी आर है, तो मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि पी आर अगर 7.5 है तो पी क्यू भी 7.5 होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट सारी इक्वल वाली कहानी है। ये एस जेड 1.5 है, तो एस पॉइंट से जेड पॉइंट की दूरी अगर 1.5 है तो एस से क्यू की दूरी भी 1.5 होगी, इससे मैं पी एस की वैल्यू 6 बोल सकता हूँ। तो उत्तर नहीं आया ना, अच्छा एस जेड दिया था डेट, ठीक है, निकालना क्या है, पी एस निकालना है, तो 6 निकल दोगे आप, सिक्स आ गया, मतलब सो सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, 6 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये क्या है, ये महावाहियात अनस्केल डायग्राम बनाया गया है, देख के ही लग रहा है, पढ़ो जरा, कह रहा है पी क्यू और आर एस टेंजेंट है, अब दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, बट ठीक है मान लेते हैं, हमें कौन सा झगड़ा करना है इनसे, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट है, हमने कहा ओके बहुत अच्छी बात है, पी क्यू 12 है, आर एस 16 है। अब देखो हो क्या रहा है कि पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे आपने इस वाले सर्कल पे टेंजेंट डाला है, एस से आपने इस वाले सर्कल पे टेंजेंट डाला है, तो पी एस जो है ना सीकेंड का काम करेगी इस सर्कल के लिए भी, और फिर यही एस पी सीकेंड का काम करेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको एक्स बोलूंगा और इसको वाई बोलूंगा, वही काम करना है आपको। आप यहां भी करेंगे कि भाई पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एक्स वाई इंटू, नहीं पी से इस पे टेंजेंट है, ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होगी। फिर मैं लिखूंगा आर एस स्क्वायर, और आर एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, क्योंकि आपने टेंजेंट एस पॉइंट से डाला है, इस वाले सर्कल पे डाला है, तो ये वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि इन दोनों को जोड़ दो, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर मिलेगा, एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, फिर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगी, जिसको हम बोलेंगे पी एस स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको, राइट। अब ये 12 है, ये 16 है, ये हमारा 3 चौके 12 है, 4 3 12 है, 4 चौके 16 है, तो ये 4 पंचे 20 बन जाएगा, सिंपल। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा है, पी एस स्क्वायर हमारा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर में आप 4 स्क्वायर तो सीधे बाहर ले सकते हो, अंदर बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बन जाएगा 5 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 30 का स्क्वायर एंड 20। ऐसे सर राइट एंगल पॉसिबल है, नो नो इट्स नॉट राइट एंगल, क्यू और आर पॉइंट कोई एक जगह नहीं है, ये अलग अलग है। देखिए ऐसे समझिएगा मेरी बात को, मैं समझा, 3 नंबर्स है मेरे पास 12 16 और 20, राइट। यहां ये तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है। ये ट्राइंगल तब बनाएंगे जब ये एक इनक्लोज्ड फिगर बनेगा, क्यू और आर पॉइंट एक जगह नहीं है, तो ये इनक्लोज्ड फिगर नहीं है, तो ये ट्राइंगल नहीं है। अगर ये ट्राइंगल होता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता। मैंने क्या बोला, लेट से मैंने एक ऐसी आपको 3 लाइनें खींच के दे दी इस तरीके से, एक बोल दिया 12 है, एक बोल दिया 16 है, और एक बोल दिया 20 है। ऑल्दो ये नंबर्स हैं कि 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 20 स्क्वायर के बराबर है, बट ये ट्राइंगल थोड़े ना है। तो ये आप इसको इस चीज से रिलेट मत करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, लग रहा है, बन रहा है, क्यू और आर सही से डायग्राम बना होगा तो एक ही जगह होंगे, ऐसा नहीं है। This is not a right angle. These are 3 line segments which is not making triangle. Okay? It's simply 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। तो जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है पाइथागोरस थ्योरम का वो यहाँ एनालॉगस है, सिमिलर है, बट इट इज नॉट ए ट्राइंगल, इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 65वां सवाल देखिए, एक चित्र दिया है, इसमें आपसे कह रहा है कि OA हमारा BC के पैरेलल है, BC हमारा सर्कल पे टैंजेंट है, OA सर्कल का रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है, आपको एरिया बताना है। ध्यान से देखिए, मैं अगर O को C से ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आपको ये भी 5 मिलेगा, ये 90 डिग्री होगा, दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर मैं OA को बेस मान लूं तो एरिया में कैसे लिखूंगा, हाफ इंटू OA, ये हमारा थर्ड वर्टेक्स है, उस थर्ड वर्टेक्स से मैं बेस को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालूंगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा, ये मेरा आंसर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू ओ एज ए बेस, और फिर जो तीसरा वर्टेक्स है बी उससे परपेंडिकुलर डाल दो ओ ए पर। आपका आंसर हो गया 25/2, यानी 12.5 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is A option। समझ में आया आपको कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? देखिए, त्रिभुज का एरिया बोला गया है, त्रिभुज के एरिया में एक भुजा बेस होती है, बस यहां त्रिभुज उल्टा बना है इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। अगर मैं यही त्रिभुज ऐसे बना दूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो अपनी आंखों को ना थोड़ा घुमाना सीख लो। जैसे मैं इस त्रिभुज का एरिया तुमसे पूछता और मैं कहता ये ए है, ये ओ है, और फिर मैं कहता मुझे इसका एरिया चाहिए, तो आपको तकलीफ नहीं होती कि ठीक है ओ ए को बेस मान लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सॉल्व कर लो, ये एच हो गया। और यहाँ आपको दिख रहा है ये वैल्यू 5 के बराबर है, हो गया ना आंसर, हाफ इंटू 5 इंटू 5। तो ज्योमेट्री में डायग्राम कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिस ओरिएंटेशन में देखा है डायग्राम उसी ओरिएंटेशन में होगा। ज्योमेट्री है, डायग्राम घुमा के दिया जा सकता है। तो आप अपनी आंखों को ना मतलब आंखों को तो रोटेट नहीं कराएंगे कि खुद ही उल्टा हो गए। कुछ लगेंगे ठीक है इसमें क्या दिक्कत है, डायग्राम उल्टा है हम भी उल्टे होकर देख लेंगे। अब ये सब मत करना एग्जाम में, पता लगा लोगों को लगे कि कोई सर्कस कर रहा है, कुर्सी पे सर उल्टा करके शीर्षासन करके डायग्राम देख रहे हो कंप्यूटर में। शीर्षासन मत करना हो, दिमाग से डायग्राम को आप समझो, है ना, यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। इसलिए डायग्राम को ठीक से समझना होता है कि एक बेस मानते हैं, तीसरे वर्टेक्स से उस बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरा एरिया होता है त्रिभुज का। ठीक है, कुछ तो बोलो यार कि समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 66, एक चित्र दिया है त्रिभुज एबीसी, इसमें AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, AC हमारा 11 सेंटीमीटर है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। हमें APQ का पेरीमीटर निकालना है। इस सवाल को ना मैं थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह समझाता हूं आपको। सवाल देख लो पहले, ABAC इक्वल नहीं है, देन मैं समझाता हूं सब कुछ। तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, लेकिन ध्यान से देखना इस केस को। छोड़ो, ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा सा लंबा डायग्राम बनाते हैं सो दैट आपको फील वही आए। राइट, थोड़ा सा ओके, ठीक है, थोड़ी फीलिंग आई होगी। अब सवाल ये कह रहा है आपसे कि लेट से मैंने कहा ये हमारा A है, ये B है, ये C है, मान लेते हैं कि ये D है और ये E है। सवाल में क्या क्या दिया गया है जरा इसको मैं समझाता हूं आपको। व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, सवाल में हमें ये पूरी लेंथ दी है, दिस होल लेंथ इज गिवन। लेट से मैं कहता हूं कि ये पूरी लेंथ जो है हमें ये P के बराबर दे दी गई है, और ये पूरी लेंथ हमें Q के बराबर दे दी गई है, और ये लेंथ हमें R के बराबर दे दी गई है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, यही है, तीन चीजें मुझे दी हैं, मुझे APQ का पेरीमीटर निकालना है। अंडरस्टैंड दिस केस को बहुत अच्छे समझना होगा आपको। लेटेस्ट से मैं कहता हूं कि ये वैल्यू मेरी इतनी यहां से x के बराबर है, राइट, इतनी वैल्यू ये y है तो ये भी y हो जाएगा, यस। और एक बात बताओ, इसको अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू मेरी l के बराबर है तो क्या ये भी l होगा? यस। मैं कहूं ये वैल्यू m है तो क्या इतनी वैल्यू m के बराबर होगी? अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं,
इसको बहुत ध्यान से सुनना है और बताना है मुझे। जो ये ए बी की लेंथ है ये किसके बराबर है? आप कहोगे पी में से मुझे क्या घटाना है? मुझे एल और एक्स घटाना है। ये ए बी हो गया। जो ए सी है वो मुझे क्यू में से एम और वाई घटाना है। बट इवेंचुअली अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे एल और एम को जोड़ना भी है। ये हो गया ए बी सी का पेरीमीटर। ठीक, एबीसी का पेरीमीटर क्या हुआ? तीनों भुजाओं का योगफल इस तरीके से। कैन यू सी कि ये P प्लस क्यू बनेगा और L और M कट जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे यहां पर क्या मिलेगा? X प्लस वाई। क्या जो पेरीमीटर है एबीसी का वो बहुत सिंप्लीफाई होकर आपको दिख रहा है कि ये P प्लस क्यू माइनस आर के बराबर है, क्योंकि X प्लस वाई क्या है? आर है। डायग्राम समझ में आया आपको? एबीसी एडी एक ट्राइंगल है, एक सर्कल बनाया, ऊपर से एक लाइन खींच दिया आपने जनरल। आपको एबीसी का पेरीमीटर चाहिए, आपको एडी ए डी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, P प्लस क्यू जोड़ो और आर घटा दो, तो ये पेरीमीटर आता है ऊपर वाले छोटे वाले ट्राइंगल का। तो अगर इस सवाल में आप आओगे और देखोगे तो यही केस है। आपसे मैं एपी क्यू का पेरीमीटर पूछ रहा हूँ, यानी इस छोटे वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए मुझे, इसका क्या आंसर होगा? अब ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ना पता होना बहुत आवश्यक है, वरना एग्जाम में कितना टाइम बर्बाद करोगे। तो आपको ये बनेगा 5 + 11 - 7, 16 - 7 9 होता है, तो आपका आंसर हो गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर उत्तर हो गया। ठीक है, यस। ये सवाल देखते हैं। एक चित्र दिया है, इसमें एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, रेडियस स्मॉलर सर्कल के 5 है, आपको लार्जर सर्कल का रेडियस बताना है। मैं क्या करता हूँ, सवाल को 5 छोड़ो तुम ऐसा देखो, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये तो पता है ना आपको कि 30 हो जाएगा। ये डाउट है कोई? तो बता चुका ना कि बाहर के एक बिंदु से दो टेंजेंट है, इसको ज्वाइन करोगे तो इक्वल एंगल में डिवाइड होता है, 30 बनेगा। और एक बात बताओ मुझे कि इसको मैं यहां से ज्वाइन कर सकता हूं कि नहीं? यस। अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड करोगे ना तो ये सेंटर से भी पास होगा, क्योंकि सेम कहानी यहां भी होगी, यहां भी ये परपेंडिकुलर होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेडियस बोल दूं r है, 30 के अपोजिट अगर r होता है तो 90 के अपोजिट ये जो पूरी लंबाई है, क्या ये 2r होगी? 1:2 का रेशियो होता है 30 के अपोजिट और 90 के अपोजिट, वो 1√32 होता है जो। ठीक है, ऐसे ही आप बताओ, अगर ये मेरा रेडियस कैपिटल R है तो सेम फैशन में ये जो पूरी दूरी है ये 2r हो जाएगी। अब हो गई यस। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो 2r है किसके बराबर है? 2r प्लस ये दूरी r प्लस ये दूरी, which is r। बेसिकली यू नो व्हाट, इसका आंसर आपको पता था, मैं मजे ले रहा था बस। ये कर नहीं चुके हो आप? आपको मैंने बताया था कि अगर दो लाइंस के बीच 60 डिग्री का कोण हो और उसमें तुम सर्कल सर्कल बनाते जाओ तो रेडियस तो 3-3 गुना होता जाएगा। हुआ वही है, नॉट ए प्रॉब्लम, राइट? द सेम थिंग इज हैपनिंग, तो इट हैज टू बी 3 टाइम्स। बट मैंने यहां पर आपको एक दूसरा प्रूफ दिया है, ऐसा समझिए। एक तरीके से हमने वहां उस दिन प्रूफ किया था और मैंने कहा था आपसे कि सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, एक और तरीका भी है, वो समझ लो, आपको यहाँ प्रूफ दे दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 है तो आर हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, जस्ट अ सेकंड। चलिए अगला सवाल लगाइए, अगला सवाल लगाइए, ये वाला। मैं जरा एक कॉल लेके, ये सवाल भी वही है, बस डायग्राम को थोड़ा घुमा के बनाया गया। एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस जरूर आपको महसूस होगा, यहां पर जो दो सर्कल बनाए गए हैं
पिछले वाले डायग्राम में ए पॉइंट को सिमेट्रिकली नहीं लिया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए पॉइंट को सिमेट्रिकली नहीं लिया गया है इस तरीके से कि यहां लिया गया हो जो ऐसे ऐसे पास हो रहा हो ताकि वो इक्विलेटरल बने, ट्राइंगल में इक्विलेटरल बने, वो ख्याल नहीं रखा गया है। उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, बस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको दूसरा प्रूफ दिया। यहां जब वो पॉइंट आप सिमेट्रिक ले लेते हो तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाते हैं। बात तो लेकिन वही होती है कि अगर ये 15 होगा तो ये 5 होगा, ये 1/3 होगा। समझ रहे हो? तो 60 डिग्री का कोण आप ऐसे ट्राइंगल क्रिएट करके दो सर्कल बना लो, तो पिछला केस है। या आप ऐसे करके इसको ऐसे बना लो, सिमेट्रिक ले लो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एज फॉर एज कितना गुना होगा इस कंसर्न, वो 3-3 गुना ही होता जाएगा, क्योंकि वो एंगल पे ही डिपेंडेंट होता है, बस इस पे डिपेंडेंट होता है बस। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस, समझ में आया? तो हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एस और टी हमारे दो सेंटर्स हैं, पी क्यू हमारा 12 है और एन एम हमारा परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, मान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, परपेंडिकुलर होने से तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। एन एम क्यू एस 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। टी आर मुझे 10.5 दिया हुआ है। निकालना क्या है? एस एन की वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। कैसे सवाल को करेंगे देखिएगा। एक चीज बताओ मुझे कि पी क्यू एस, पी एम एन और पी आर टी ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एक तो राइट एंगल है 90 डिग्री है और एक पी कोण सब में कॉमन हो गया, दे हैव टू बी सिमिलर। सिमिलरिटी से कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगे। वो ये कि क्यूएस और आरटी का रेशियो दिया हुआ है, आरटी जो है ये 3 गुना क्यूएस का है। देखो 3.5, 10.5, 3 गुना हो गया। यस और नो? अब एक बात मुझे बताओ यार तुम लोग, कि मुझे एस एन की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगी? एक बार आपने ये भी बोल दिया कि एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये बोला है ना, तो इसका कहां इस्तेमाल करना है नहीं करना है इसको समझते हैं कि इसका मिड पॉइंट अगर है तो हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस। मेरे को एक बात बताओ तुम, अभी ये 12 भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फॉरगेट दैट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्यूएस का 3 गुना आरटी है तो क्या ये वैल्यू पी क्यू का 3 गुना होगी या नहीं होगी? मतलब मैं इसको अगर 1 बोल दूं तो 3 होगा। यस और नो? ऑब्वियसली सिमिलरिटी का प्रिंसिपल, पी क्यू एस सिमिलर है पी आर टी के, आर टी क्यू एस का 3 गुना है तो पी क्यू का 3 गुना पी आर होगा। तो क्या ये लेंथ जो है 2 हो जाएगी? और ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी 1-1 हो गए। यस, यस और नो? तो ये 1-1-1 में ब्रेक हो गया, पहली बात। तो अब आप एक बात और समझो, अगर मैं पी एम एन ट्राइंगल को और पी क्यू एस ट्राइंगल को कंपेयर करूं तो अब तो दिख रहा है ना कि पी एम का मिड पॉइंट क्यू है। इसका ये मतलब हो गया कि एस हमारा पी एन का मिड पॉइंट होगा, यानी ये दोनों वैल्यूज भी 1:1 में ही होंगी। होंगी या नहीं होंगी? यस, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा अब तो यार। ये पीएम का मिड पॉइंट क्यू हो गया, बेस के पैरेलल एस हमारा पीएन का मिड पॉइंट हो गया। अब आपको यहां पर 12 पता है, 3.5 पता है। इस ट्राइंगल को देखना जरा, पी क्यू एस ट्राइंगल को मैं यहां बना रहा हूं, ये 90 डिग्री है, पी क्यू हमारा 12 है, क्यू एस हमारा 3.5 है, और ये टेंजेंसी की वजह से 90 डिग्री का कोण है। ये निकालना है मुझे यहां से, ये निकाल लो। पीएस और एसएन बराबर होंगे, पीएस निकालोगे एसएन निकल जाएगा। तो बस यही करना है आपको। बताओ कितना उत्तर आएगा? इसको 0.5 से काट लो तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 24, तो ये बनेगा 25। मैं रेशियो निकाल रहा हूं, 2 गुना कर दिया इसका, 7 2 गुना कर दिया 24, तो ये आएगा 25, बट मुझे 25 नहीं लिखना है, उसका आधा लिखना है, 12.5। तो बैठ के पाइथागोरस थ्योरम मतलब ट्रिपलेट दिख रहा है, 3.5 का 7, 12 का 24, तो बनेगा 25, डबल करके 25 आया तो एक्चुअली में 12.5 होगा, 12.5। ठीक है, समझ में आया सवाल? बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है सवाल में, बट माइनर ऑब्जर्वेशंस जो है ना इंपॉर्टेंट है।
जो थियरम्स वगैरह हैं पढ़ी है आपने, उनका इस्तेमाल, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ बढ़िया इस्तेमाल है 1:1 लिखने में इसको, ठीक है। ये सब नो, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज लिखी, उनसे घबराना मत। डायग्राम समझो, डायग्राम देख के लग रहा है समझ में आ रहा है, यस। बीपी की वैल्यू 6 दी हुई है, जो कि रेडियस है सबसे छोटे वाले सर्कल का। डी आर की वैल्यू मुझे 13.5 दी हुई है। अब बस एक चीज बता दो मुझे कि 13.5 का अनुपात 6 से कितना है? सॉरी सॉरी, आप कहोगे ये 27/12 हो सकता है, 3 से काट सकते हैं, 4 बनेगा, 9 बनेगा, 9/4। तो ये बेसिकली 9/4 का रेशियो हो गया। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहां से 2 बार जंप लगाने पे मेरा रेडियस 9/4 टाइम्स हो गया, यानी हर स्टेप में 3/2 टाइम्स हो रहा है। ये बात मैं बता चुका हूं, जब भी 2 लाइनें ऐसी हों उनके बीच में आप सर्कल से बनाते जाओगे तो रेडियस k टाइम्स हो जाता है। अगर 2 बार में 9/4 टाइम्स हुआ, यानी k² टाइम्स हो गया, यानी k की वैल्यू 3/2 हो गई, यानी हर बार ये 3/2 गुना होता है। तो मुझे ये 6 पता है, तो मुझे पता है ये 6 का 3/2 गुना होगा, ये 9 होगा। फिर 13.5 है, ये 13.5 का फिर हम फर्दर 3/2 गुना कर देंगे। तो एनीवे, अब यहां से जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो देखो। आपको सब कुछ लिखना नहीं है, बस के निकल गया। के से क्या फायदा होगा मैं बताता हूं आपको। के से फायदा ये होगा कि इस प्रोसेस में ये जितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे बेटा, ये सब सिमिलर होंगे, क्योंकि ये सब 90 होंगे, एंगल एक कॉमन होगा, सब सिमिलर बन जाएंगे। तो मैं अगर सबसे छोटे वाले पे फोकस करूं, मुझे निकालना तो ए ई है, लेकिन अगर मैं ए बी निकाल लूं तो मैं ए ई निकाल लूंगा। कैसे? आप कहोगे ये इसका 3/2 गुना हो गया, बेस 3/2, 3 बार जाओगे तो कितना गुना हो गया बताओ मुझे? आप कहोगे 27/64 गुना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 27/8 गुना, सॉरी, 3 बार में रेडियस जो होगा वो 27/8 गुना हो जाएगा इस 6 का। तो क्या ए ई जो होगा आपका वो भी 27/8 गुना होगा ए बी का? यस, क्योंकि ए बी पी और ए ई एस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और बीपी और ई एस में करस्पॉन्डिंग साइड्स में 27/8 गुना है। तो व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज ए बी। इफ आई गेट ए बी, आई गेट माई आंसर। कितने लोगों को मेरी बात थोड़ी सी पची? तब फिर पूरा ध्यान लगाते हैं कि ए बी कैसे निकलेगा। ठीक है, यस। तो ए बी कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं आपको इस दोनों ट्राइंगल में लेके आ रहा हूं। थोड़ा सा अलग से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप इस ट्राइंगल को देखो बस गौर से। ए बी सी 6 9। लेट्स फोकस ऑन दिस। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसका जवाब आपको देना है कि ये P है और ये Q है। क्या आपको पता है पी क्यू की लेंथ कितनी है? यस, P से Q में जाने में इस छोटे वाले का रेडियस और फिर इसका रेडियस, दोनों का सम, ये PQ है। PQ इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दीज टू सर्कल्स। एक का रेडियस 6 है, एक का 9 है, तो ये 6 और 9 15 है। एक और बात देखिए, यहां रेशियो क्या है? 2:3। अगर ये बेस रेशियो 2:3 है, तो यहां पर AP का AQ से रेशियो भी 2:3 होगा। सिमिलरिटी, AP अगर 2 हो जाए, AQ हमारा 3 हो जाए, तो ये 1 यूनिट के बराबर होगा, तो ये 30 होगा। ये 30 होगा, ये 45 होगा, 2:3। अंतर 1 यूनिट हुआ, वो 15 हो गया। AP हमारा 30 आ गया। क्या यहां तक सभी को मेरी बात समझ में आई कि AP की वैल्यू 30 के बराबर क्यों होगी? यस, वंस आई नो दिस, आई नो AB। 6 निकाल लो बाहर सबसे पहले, तो ये बनेगा आपका 1 और 5। 1 और 5 बनेगा, तो ये बनेगा 25 माइनस 1 24, 6√24। किसकी वैल्यू आई? AB की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो AE की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो ये कुछ ऐसी है, 27/8 इंटू 6√24। ये मेरा आंसर है। अब मामला है सिंप्लीफिकेशन का।
और जिस तरह से ऑप्शन दिया उस तरह से उसको लिखने का, उस फॉर्मेट में लिखने का। दैट्स द चैलेंज दैट वी हैव टू फेस। ये हो गया 3, ये हो गया 4। जरा एक बात बताओ मुझे, एपी की वैल्यू कैसी आई? यहां से आई ना। एपी और एक्यू 2:3 में है। एक्यू और एपी का अंतर 1 यूनिट का है, जो कि सवाल में 15 दिया हुआ है। देखो ये वैल्यू 1 यूनिट 15 हो गई, तो 2 यूनिट 30 हो गई। ठीक है, हुई कि नहीं हुई? अब एक काम करो, आपको महसूस हो रहा होगा ना कि भाई 9 वाला ऑप्शन शायद हो सकता है, तो उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 9 को बाहर रखते हैं और इसको अंदर ले जाते हैं। 9 को बाहर रखेंगे तो क्या क्या अंदर जाएगा, इसको देखो। यहां से 16 अंदर जाएगा 4 की जगह, और यहां पर 81 अंदर जाएगा। जरा देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। 8 3 24, 8 2 16, 81 का 3 गुना करेंगे 243 बनेगा, 243 का आधा करेंगे ये मिल जाएगा, तो बी मैच कर रहा है। तो एक हिंट थी, उस 9 से हिंट थी कि मेरा आंसर वही होना चाहिए। और पता है ये नहीं कि ये बगैर भी हम अब बी लगा सकते थे। इसका रीजन क्या था कि मैं जानता हूं कि रूट के अलावा मेरे आंसर में 9 है। किसी और आंसर में आपको 9 मिलेगा ही नहीं। आप रूट के अंदर भी जाके चेक कर लो। जैसे यहाँ 4, भाई बाहर अगर 9 है, बाहर मुझे यहाँ 3 की पावर 4 81 मिल रहा है। तो अगर 81 मिल रहा है मुझे, तो 3 तो बहुत सारे होने चाहिए रूट के अंदर। यहाँ बाहर है नहीं तो अंदर होना चाहिए। ये 81 का मल्टीपल होना चाहिए। या 4 2 6 1 7, यहाँ 9 एक बार भी नहीं है भाई, 3 भी नहीं है। यहाँ है 5 2 7 2 9, इसलिए है क्योंकि मुझे 81 चाहिए। यहाँ आओ, 8 1 9 5 14, यहाँ नहीं है। 5 3 15 1 16, यहाँ नहीं है। बाहर 13 है, वो तो ही नहीं है। तो आप आंसर लगा सकते थे बिना रीएडजस्ट किए भी कि आंसर बी ही होगा, क्योंकि कहीं और से मुझे 9 तो मिल ही नहीं सकता है। रूट के बाहर है नहीं और रूट के अंदर भी नहीं है, तो कहां से मिलेगा? कोई संभावना नहीं है किसी और प्रश्न में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो थोड़ा अगले सवाल पे गौर फरमाएं। ये कौन लड़का भड़का हुआ है? गुड़गांव में बारिश हो रही है। आप गुड़गांव में रहते हैं अभिनव? क्या आप रहते हैं गुड़गांव में? यस। तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तुम बाहर क्यों देख रहे हो? मन का भटकाव है, इसे समझिए। समझिए, मन जहां होता है वहां उसको रहना नहीं होता है। हाँ जी। DAG 120 डिग्री दिख नहीं रहा है, बट हो नहीं सकता क्या? हो तो सकता ही है। हाँ ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, आंसर उसके हिसाब से ना बन रहा हो, बट होने को तो हो सकता है ना। देखो ऐसे बना लो, क्यों नहीं हो सकता है? अब ये सर्कल बहुत बड़े बड़े बनेंगे, इतने बड़े बड़े की डायग्राम जो निकल जाएगा दूसरे के घर में। ठीक है, बट बन जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं बनेगा। बहुत बड़े बड़े सर्कल बनेंगे, टू बिग। एनीवे हम 60 लेके लगाएंगे, 120 लेके लगाएंगे। अगर नहीं मैच करेगा तो कोई और उत्तर आएगा, बट अगर 120 लिख दिया गया ऊपर तो 120 ही मान के चलेंगे। डायग्राम वो ऐसा बनाया भी नहीं जा सकता ना, ऐसा उतना बड़ा डायग्राम यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। और अगर 120 सही नहीं होगा, आपने मान लिया घर पे ट्राई किया होगा, तो कोई बात नहीं, 120 वाला भी सीख लोगे। 60 वाला तो आता ही है ना? नहीं आता है? 60 वाला तो आता ही है। 60 वाले में क्या होगा? 60 वाले में तो R1 को मान लो R1 है। R1 अगर R1 है तो R2 क्या होगा? K टाइम्स R1 होगा। R3 K स्क्वायर टाइम्स R1 होगा, और K की वैल्यू 3 है, तो उस केस में तो ये R1 बनेगा, ये 3R1 बनेगा, और ये 9R1 बन जाएगा। तो यहां से 4/9 मिलेगा आपको, वहां से आपकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो लग तो रहा है शायद कि आप सही कह रहे हैं कि ये होना चाहिए 60 डिग्री, जिस तरह से उत्तर मिला है धड़ाम से। बट हम 120 वाला भी लगाएंगे, अब छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों छोड़ें, लगा लेते हैं वो भी, ताकि अलग अलग एंगल्स में आपको डील करने का तरीका तो पता चले। तो ये हो गया 60 डिग्री। हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री हुआ
तो नेचुरली अगर ये 60 के अपोजिट R1 है, मैं क्या जानना चाहता हूं आपको पता है कि वो स्केल फैक्टर क्या है, वही निकालना है हमको, तो सिमिलरिटी बिठानी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं ये मेरा 60 डिग्री का कोण बना, ध्यान से देखना। तो ये वैल्यू अगर R1 है मेरी, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2R/√3 होगा, या R/√3 होगा, ये R/√3 होगा, R1/√3 बोल सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी ये हमारी 2R1/√3 होगा। सिमिलरली आप कहोगे ये जो वैल्यू होगी ये 2R2/√3 होगी, सेम तरीके से। अच्छा, O1 O2 की जो दूरी है ना, ये R1 + R2 के बराबर है, क्योंकि सेंटर्स के बीच की दूरी है टचिंग सर्कल में। और यही वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/√3 यहां निकाल लें तो ये R2 - R1 के बराबर है। इक्वेशन बन जाएगी, यहां से बना लो यार। R1 और R2 का रेशियो ही तो निकालना है मुझको, निकालते हैं। तो ये बनेगा √3R1 + √3R2 = R2 - R1। यहां से मिलेगा R1 × √3 + 1, यहां से मिलेगा R2 × 1 - √3। एक मिनट, कुछ घोटाला हुआ है क्या? 2 से मल्टीप्लाई करना था, हाँ वही मैं कह रहा था, कुछ घोटाला हुआ है, निगेटिव आ रहा था वो। Can you see the R2/R1 value? How much it is? 2 + √3 बटे 2 - √3। Yes or no? Yes or no? क्या आपको जाते जाते खुश कर दूं? ये R2/R1 आएगा इस केस में। अब अगर R2/R1 मुझे पता है, तो एक तरह से मुझे स्केल फैक्टर पता है, मैं थोड़ा इसको रेशनलाइज कर सकता हूं। बट आपको ये पता है कि अब आपका उत्तर इतना सिंपल नहीं है। स्केल फैक्टर मिल गया मुझे, R2/R1 जो होगा वही वैल्यू R3/R2 की भी होगी। तो यहां से आपको स्केल फैक्टर k की वैल्यू मिल चुकी है, बट वो k ही अपने आप में इतना भयानक है, तो सिंप्लीफाई होकर वो 2:3 टाइप का तो नहीं आने वाला है, ठीक है। बट अगर ये सवाल आ जाए और तुमसे R2/R1 पूछ लेता तो ऐसे निकाल देते इसको। तो यहाँ जो सवाल है ये 120 वाला नहीं है, एक्चुअली में 60 वाला ही है, उसी से उत्तर आएगा। बट मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है ये, कि अगर मेरा एंगल ये 120 डिग्री है तो उस केस में भी R2/R1 कैसे निकाला जाएगा। अब मैं तुम्हारा जीवन थोड़ा सा आसान करने जा रहा हूं कि एक काम ना करें क्या, बोलो कर ले काम, कि इसके बीच में ना ऐसा करते हैं हम, अब मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा। ये वैल्यू हमारी R1 के बराबर होती है, ये वैल्यू हमारी R2 के बराबर होती है, ये लेंथ R1 + R2 के बराबर होती है। सर्कल गायब कर दिया है मन से, बाकी ये चीजें समझ गया ना कि क्या लिखा है मैंने। यस, मान लेते हैं इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। थीटा मानना है तो यहाँ θ/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने थीटा थीटा कर दिया। मान लेते हैं इनके बीच का कोण 2 थीटा है, आप चाहो तो इसको θ/2 कर लो। मान लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा है। आई कैन गिव यू a formula now, लेट्स फोकस ऑन दैट। अगर मुझे ये R1 पता है और मैं इस पॉइंट को लेट से बोल रहा हूँ कि ये A है, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, क्या मुझे बता सकते हो AB की वैल्यू कितनी होगी? कोई बताएगा? R1 के टर्म्स में अगर मुझे AB लिखना हो तो AB बटा R1 क्या होगा? यहाँ पर कोसेक θ/2 होगा। तो AB की वैल्यू होगी R1 कोसेक θ/2, बोलो यस। ऐसे ही AC की वैल्यू जो होगी वो होगी R2 कोसेक θ/2। अब इन दोनों का जो अंतर है AC - AB अंतर, वो आपको देगा R2 - R1 इंटू कोसेक θ/2, और यही वैल्यू R1 + R2 के बराबर है। R1 को इकट्ठा करिए, R2 को इकट्ठा करिए। R2 को इकट्ठा करेंगे तो आपको मिलेगा कोसेक θ/2 - 1। आप R1 को इकट्ठा करेंगे तो आपको मिलेगा कोसेक θ/2 + 1।
थोड़ा सा इसको लेफ्ट में सरकाना पड़ेगा मुझे, लाइन भी सरक जाएगी, नहीं लाइन नहीं सरकाना है मुझे सिर्फ इतना सरकाना है इसको। एक काम करते हैं, पूरा सरकाते हैं। सो R1 इंटू क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, कोसेक थीटा बाई 2 प्लस 1। क्या आपको यहाँ R2 बाई R1 की वैल्यू दिख रही है? लो, तुम्हारी जिंदगी को मैंने आसान बना दिया। अब क्या करना है, इनके बीच का एंगल तुम्हें जो देना दे दो, 60, 120, व्हाटएवर। जो अभी हमने वो 2 प्लस रूट 3 वाला सॉल्व किया था, आप थीटा को 120 रख दो, सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैंने R2 बटे R1 निकाल लिया तो मुझे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्केल फैक्टर मिल गया। और अगर मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्केल फैक्टर मिल गया तो अगले वाले सर्कल का एरिया भी, मतलब रेडियस लिख दूंगा मैं, ये k हो गया, k गुना वो भी होगा। तो रिमेंबर दिस फार्मूला, इट्स अ जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा। और हम अगर टचिंग सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, अगले वाले सर्कल का रेडियस पिछले वाले सर्कल का अनुपात क्या होगा, वो ये फॉर्मूला है। ध्यान रखोगे? समझ में आया है बात पूरी? ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि पहले फॉर्मूला तुरंत लिख देते हैं, और मैं थोड़ा ऐसा व्यक्ति हूं जो इसको मैं जानबूझ के चाह रहा था कि बिल्कुल लास्ट में बताऊं, पहले हम चीजों को समझें, देन लास्ट में आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ रहा होगा कि हो क्यों रहा है। देखो यहाँ मैंने सर्कल भी नहीं बनाया है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सर्कल तुमको अपने आप दिख रहा है। मैंने BC की वैल्यू R1 प्लस R2 लिख दी है सीधे, क्योंकि मैंने इसके पहले इसको आपके 2 सवाल कराए जहां पर वो R1 प्लस R2 है। इट्स इजी, नाउ यू रिमेंबर दिस फार्मूला और बी हैप्पी। चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो ये सवाल देखो, एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में हमें इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, स्क्वायर का साइड 10 है। ये सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, सर्कल का छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर एक सर्कल है जो ऐसे कुछ टच वगैरह कर रहा है इसको। तो स्क्वायर सर्कल के बहुत सारे केसेस आएंगे, सबका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, कुछ के डेरिवेशन बहुत आसान है और उसका आपको बेसिक में दे चुका हूँ, तो वहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। जैसे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मान लेते हैं स्क्वायर का साइड ए है, इसका रेडियस आर, मतलब ए है तो ए है, ये भी ए होगा, स्क्वायर है। इसका रेडियस अगर आप आर मानोगे, मैं दिखाया था मैंने कि अगर 90 डिग्री होता है ये अगर, तो इसको जब आप ज्वाइन करते हो ना ऐसे और ऐसे, तो ये एक स्क्वायर बनाता है। ये बात ध्यान है आपको? तो ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ, ये R√2 के बराबर हो जाती है। और यहां से ये इतना तो ए है ही खुद। तो ये जो पूरी लेंथ है ये विकर्ण है, विकर्ण आपका A√2 के बराबर होता है। और उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वो A प्लस R√2 के बराबर है। यहां से R√2 आपका क्या आ गया, A इंटू √2 माइनस 1 आ गया। क्या यहां से R की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, A इंटू √2 माइनस 1 बटे √2? बट ये सरासर गलत है, क्योंकि ये वाला R भी तो जोड़ना है। यस, तो ये मेरा तरीका है आपको फॉर्मूला याद कराने का, कि पहले कुछ बताओ फिर अरे गलत है, झटका लगता है तो चीजें याद रखते। तो यहाँ एक R भी होगा, A प्लस R√2। R कॉमन लो, यहाँ √2 प्लस 1 बनेगा, और यहाँ पर वैल्यू बनेगी A इंटू √2 माइनस 1। अब R की वैल्यू आपकी आ जाएगी A इंटू √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये A इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम अगर इधर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दूँ फाइनली, तो ये 3 माइनस 2√2 इंटू A बन जाएगा। दोनों फॉर्मेट में आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। और एक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, चलिए अगले सवाल का आंसर बताइए, फिर इसी पे बेस्ड है।
आंसर आ गया? यस, क्या किया आपने? निकाल लिया। सो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 3 माइनस 2√2 इंटू ए। यस, ये होगा रेडियस। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 30 माइनस 30 की, उसको 2√2 की वैल्यू रख देते हैं। 3 माइनस 1.41 2.82 इंटू 10। अगर यहाँ तक जाना है तो 0.2 के 2 अंकों तक जाना है ना, तो इतना कर लेते हैं। और ये वैल्यू आपकी हो गई 0.172 इंटू 10 विच इज 1.72। सी ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब ये जो कहानियां हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इनके सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो इनको मैं डिराइव मैंने एक दिखा दिया बस, आसान था वो। बाकी इनके लंबे लंबे डेरिवेशन नहीं कराने आपको। यूट्यूब पर मैंने करा रखे हैं इनको, 3-4 साल पहले पुराना वीडियो है, उसमें बहुत लंबा लंबा स्क्वायर एंड सर्कल करके जाके देखोगे सब मिल जाएगा। बट आपके लिए प्रूफ महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको ना देखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। I will just give you the direct formula for all these kind of figures tomorrow, okay, and then you will be able to solve it much faster. तो कल करेंगे इसमें, सब इकट्ठा बता दूंगा आपको सारा। हाँ जी, ओके। और क्या समस्या है? अब जो लोग इधर उधर के प्रश्न पूछते हैं जनरल, आप पूछ लो, पढ़ेंगे अब कल शाम को 6 बजे। अगले 10 मिनट में आपके जो भी इधर उधर के सवाल हैं इसका निस्तारण आप मुझसे कर सकते हो। मन जो भटकता है आपका वो आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे। एवरेज रेशियो को अब बीओडी से कर लो, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। डू नॉट वेट फॉर द लाइव क्लास इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एग्जाम्स। बीओडी में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने केवल मैथ्स का बैच लिया है क्या? तो भी होना चाहिए, मैं बात कर लूंगा, अगर नहीं है तो मैं डलवा दूंगा, ठीक है। डीपीक्यू का क्लास मेनली यूट्यूब सीरीज है, बट 5-6 क्लासेस में स्पेशल क्लास भी लेता हूँ यूट्यूब पर, कि जैसे लेट से जो यूट्यूब पे नहीं आ पाते हैं, जैसे आप लोग, आप इस तरह के इंटरफेस में काफी फेमिलियर हो, तो वो 5-6 क्लासेस में ऐसे ले लेता हूँ। बट रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर होती है सुबह 11 बजे। मॉक वीकली देना चाहिए या डेली? बहुत खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 1:7 है। आप करो एक मॉक दें हफ्ते में 7। डिग्री में बहुत फर्क है। आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, आई बिलीव 7 इज टू मच, बिकॉज मुझे लगता है कि एक मेंटल फटीग भी आता है। तो रोज मॉक 7 दिन तो बहुत ज्यादा होता है। पहली बात मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। व्हाट आई कैन से इज दैट राइट नाउ, अगर आपका सिलेबस पकड़ में है और आप 1 घंटे मॉक और 1 घंटे एनालिसिस में दे सकते हैं, एंड आप फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा रखना चाहते हैं फिलहाल, तो यू कैन स्टार्ट विद 2 मॉक्स 3 मॉक्स ए वीक। जुलाई से आप टूट पड़िएगा और फिर आप मे बी 5 मॉक 2 हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी का समय मुझे लगता है रिवीजन भी करना है। जो चीज आप मॉक में जो मॉक देंगे उसकी एनालिसिस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, एंड देयरफॉर यू नीड टू हैव टाइम, ओके। सो आई बिलीव राइट नाउ अगर आपको 1 से ज्यादा देने का मन है तो आप पहले 2 देना शुरू करिए, फिर आप 3 कर लो हफ्ते में। तो उससे ये होगा 3 दिन आप मॉक दे रहे हो, 4 दिन नहीं दे रहे हो, क्योंकि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। अगर लेट्स से आप अभी बहुत ज्यादा मॉक देने लगे और एनालिसिस कर नहीं रहे, फटीग आने लगता है फिर। सो तो कहते हैं ना कि आदत भी 1 से 7 वाली कभी नहीं होनी चाहिए कि अभी तक 1 था आप 7 कर देते हैं, 7 गुना नहीं। आई थिंक 1 अगर कर रहे थे तो फिर 2 कर लो, पहले 3 कर लो, जुलाई तक आते आते 5 कर लेना, दैट्स अ राइट वे। 1 अप्रैल से न्यू बैच शुरू होगा क्या? संस्कृति देखिए यही एक क्लास है जो अलग अलग बैचेस में होती है। सो जब तक ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी तब तक नया टॉपिक शुरू नहीं होगा, ठीक है। सो अगर कोई 1 तारीख से बैच आपको लिस्टेड दिख रहा है तो उसमें मेरी क्लास ज्योमेट्री ऑनवर्ड शुरू होगी। If you are in a plus subscription, then just open Arjuna batch of mine and follow it. नया टॉपिक ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन का होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल जुड़े हुए टॉपिक हैं। एक्चुअल में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक साथ ही होते हैं। कैट वगैरह में तो हम लोग जब पढ़ाते थे तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पढ़ाते थे, एक साथ ही पढ़ाते थे।
वेरी क्लोज नेट टॉपिक्स, तो इनको एक साथ ही करेंगे। तो ज्योमेट्री के बाद हम मेंसुरेशन खत्म करेंगे। देखिए, जो भी टॉपिक अगर लेट्स से मेंसुरेशन आपको अभी तुरंत करना है, आपको यूट्यूब पे जाके खोज लो, मेरे नाम से सब मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग फास्टर, कि मुझे मेंसुरेशन करना है, ऑल्दो 3 साल पुराना वीडियो है वो, बट बहुत शानदार कंटेंट है, 3D एनिमेशन के साथ मैंने कराया हुआ है मेंसुरेशन यूट्यूब पर। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। प्रीवियस ईयर मॉक देना चाहिए, रैंडम, दोनों मॉक्स आपकी स्ट्रैटेजी में होने चाहिए। लेट्स से अगर आप 3 मॉक दे रहे हैं एक हफ्ते में, तो एक नया हो सकता है, एक आपका प्रीवियस हो सकता है, 2 प्रीवियस हो सकता है, एक नया हो सकता है, इस तरह से। दोनों देने, पीवाईक्यू मॉक भी देनी चाहिए, क्यों नहीं देना है, वो भी देना है। मेरा सिलेबस नहीं हुआ, क्या मैं मॉक दूं? देखो, सिलेबस नहीं हुआ है, ये काफी ओपन एंडेड एक तरह से आपने इंफॉर्मेशन दी है। सिलेबस कितना हुआ है ये जानकारी दो मुझे परसेंटेज में। सिलेबस नहीं हुआ है, अब दिस इज वेरी मिसलीडिंग ना, मुझे नहीं पता कितना सिलेबस हुआ है तुम्हारा। इफ यू हैव डन 70% और मोर, then you at least start with weekend mocks initially. Also make sure that by end of the June आपका 70% 100% हो जाना चाहिए, so that जुलाई से आप अधिक से अधिक मॉक और रिवीजन और प्रैक्टिस करें। तो अगर आपका 70% के आसपास सिलेबस हो गया है तो आप मॉक देना शुरू कर सकते हो, बट जब आप मॉक देंगे तो अपने स्कोर को देख के डिप्रेस नहीं होना। नेचुरली आपके नंबर कम होंगे उन लोगों की तुलना में जो पूरा सिलेबस कर चुके हैं। तो ये आप अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर देना कि यार मैं 70% सिलेबस के साथ ही मॉक दे रहा हूं, तो मुझे अपना नंबर 160 180 एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब सिलेबस 70% हुआ है तो जाहिर सी बात है आप कम स्कोर करोगे। होता क्या है, कम सिलेबस हुआ है, मॉक देते हैं, देन हम जजमेंट कैसे लगाते हैं, अरे यार कितना खराब नंबर है, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं हुआ है। तो विद दैट इंफॉर्मेशन यू गिव मॉक एंड नो दैट यू विल गेट लेस नंबर्स, बट फॉर एक्सपीरियंस एटलीस्ट जो टॉपिक्स आपने किए हुए हैं ये चेक कर सकते हो कि आप उसके क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना एफर्ट की नीड है, सो दैट आपको वो प्रोसेस क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। वो बहुत जरूरी है। प्रभात जी कह रहे हैं, यू आर द मोस्ट हैंडसम टीचर इन एसएससी कैटेगरी, डू यू फील प्राउड ऑफ इट? पहली बात तो मुझे लगता है दुनिया में हर कोई हैंडसम है। ये कॉन्सेप्ट हैंडसम और नॉट हैंडसम ये सब यहाँ क्रिएटेड है। इफ यू गो लिटिल फंडामेंटल एंड यू थिंक अबाउट इट, who are we to judge anybody being handsome and not being handsome? ठीक है, ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज को हम कैसे जज कर सकते हैं, राइट? ये हमारे दिमाग में यहाँ है कि कौन हैंडसम है कौन नहीं। इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप, पहली बात। दिस इज स्टीरियोटाइप। दूसरा, मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, राइट? सो यू हैव ए स्टीरियोटाइप कि आपके हिसाब से आपको कौन हैंडसम लगता है कौन नहीं लगता है, आपका एक अपना स्टीरियोटाइप दिमाग में। एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन, और कंपैरिजन में यू क्रिएट यू आर, व्हेन यू से यू आर हैंडसम, देन समवेयर अगर आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब देयर आर पीपल हु आर नॉट हैंडसम, एंड दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स, राइट? सो आई डोंट फील एनी प्राउड अबाउट इट, बिकॉज मैं कभी इस तरह से अपने बारे में सोचता नहीं हूँ। और मुझे लगता है दुनिया में हर कोई, अगर मैं हैंडसम हूँ तो सब हैंडसम है, राइट? तो वो कोई ऐसा वो नहीं है, बट मुझे अपनी अपनी वो चीज़ें याद आती हैं जब मैं सोचता हूँ कि ये सब यहाँ पर होता है, स्टीरियोटाइप। सो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान में देता नहीं हूँ। सो ड्राइव लिंक मैंने आप लोगों को दिया था एक क्लास में यार 3-4 दिन पहले, इसको चेक कर लेना, कल फिर से शेयर कर दूंगा। हाँ जी, कल फिर से शेयर कर दूंगा ड्राइव लिंक। प्रैक्टिस शीट अगर अपडेट नहीं हुई है तो मैं वो भी करवा दूंगा उसमें। हाँ जी, वो भी हो जाएगा। और कुछ? आईपीएल में किसका मैच है आज? आईपीएल में किसका मैच है आज? केकेआर वर्सेस आरसीबी, आरसीबी से केकेआर।
ये तुम्हें नहीं पता होना चाहिए राइट इसलिए मैंने सवाल पूछा था आई डोंट नो किसका मैच है बिकॉज इफ यू नो कि आज किसका मैच है दैट मीन्स ईदर यू आर एक्सपोज टू एड्स और मे बी यू आर टू मच फॉलोइंग आईपीएल को आप बहुत फॉलो कर रहे हैं नहीं पता होना चाहिए भैया नो सो आई एम नॉट सेइंग यू डोंट वॉच आईपीएल बट कीप इट रैंडम आपको शेड्यूल याद नहीं होना चाहिए बस कीप इट रैंडम कभी टीवी चला ली थोड़ा सा देख लिया अगर मन किया तो नहीं देखना है बाकी ऐसा नहीं है ब्रेक के लिए देखो ऐसा कुछ बुराई नहीं है बट इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आप अपने इमोशंस अटैच मत करो बहुत ज्यादा और ये सब सिग्नल्स होते हैं कि इमोशंस हमारे जुड़े हैं अगर तुमको पता है किसका मैच है तो इट इज मोर लाइकली यू विल वॉच इट क्योंकि मे बी आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली खेल रहा है तो चलो देखते हैं राइट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट थोड़ा सा दूरी बनाओ और बाकी ऐसा नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए ट्राई टू वॉच इट बस मुझे इनका टाइमिंग थोड़ा खराब लगता है आईपीएल का मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब अटेंशन ऑफ पीपल बट इससे नींद में डिस्टर्बेंस होगा आपको अगर आप 3 घंटे आईपीएल देखोगे तो अवॉइड करिए थोड़ा सा बाकी बीच में फन के लिए थोड़ी देर देखो चौका छक्का कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी चलो यार अब कल मिलेंगे आपसे ना आज थोड़ी तबीयत हिली हुई है मेरी बट स्टिल आप लोगों के सपोर्ट से मैंने पढ़ाया आज की क्लास 2 घंटे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने इरिटेट नहीं किया सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कल मिलते हैं थैंक यू